डियर फ्रेंड, मैं हूं शंकर सर और आज आप आरएसएस एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत क्लास 11 हिंदी वितान भाग फर्स्ट का पहला चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के इस चैप्टर का व्याख्या और अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखिए, व्याख्या और अभ्यास प्रश्न इस प्रश्न से आपको कराए जाएंगे। वितान भाग फर्स्ट है, लेखक हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस रचना के लेखक हैं कुमार गंधर्व। बड़ी ही सुंदर रचना है। और अगर पाठ की सारांश की बात करते हैं तो एक बार लेखक हॉस्पिटल में भर्ती थे। अचानक ही उनके कानों में एक स्वर उनके हृदय को जैसे वेधती हुई तीव्र गति से प्रवेश करती है। तब लेखक को एहसास होता है कि यह आवाज किसकी है। वह आश्चर्यचकित होता है और ध्यानपूर्वक उसे सुनने की चेष्टा करता है। और कुछ ही क्षणों के पश्चात जब वह गीत समाप्त होता है तो कुमार गंधर्व के कानों में उस गायिका का नाम सुनाई पड़ता है। आकाशवाणी के द्वारा उनका नाम बताया जाता है, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही कुमार गंधर्व के मन में एक संगत की चेष्टा उत्पन्न होने लगी। वह विचार करने लगते हैं कि काश ऐसी सुरीली गायिका के साथ मुझ जैसे एक तुच्छ से सामान्य से लेखक को एक मौका अवसर अवश्य मिले। ऐसा वे अपने मन में विचार करते हैं। और इनके ये कलकत्ता से रहने बिलोंग करने वाले ये परिवार थे। दीनानाथ, पंडित दीनानाथ मंगेशकर बड़ी प्रसिद्ध गायक थे। उनकी पुत्री थी लता मंगेशकर। उनके गीत को जब वो सुनते हैं तो बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं और यह भी चर्चा करते हैं कि क्या लता मंगेशकर इसी प्रकार से सुरीले गीतों को हमेशा ही गाती रही, क्या करुण रस के गीतों को गाती रही हैं, या श्रृंगार रस के गीतों में उनकी उत्कृष्टता रही है। तो विभिन्न प्रकार से इस सारे लेखक के मन में ऐसे विचार होते रहते हैं। तो ये सब विचार होते और समझते ही फिर भी वह लेखक अंत में यह निष्कर्ष करता है कि ऐसे गायक इस सृष्टि में, इस समाज में, इस संसार में शायद ही अथक परिश्रम, अथक किसी की कल्पना का परिणाम है जो हमें दिखाई पड़ते हैं। अपने आप को वह धन्य मानता है, इन भारतवर्ष के लोगों को धन्य मानता है, संसार के लोगों को धन्य मानता है जो लता मंगेशकर को साक्षात अपने आंखों से लता मंगेशकर का दर्शन करते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न पर। तो अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत आपका पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है और पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए, कोई गानपन व्यक्ति को ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। गानपन के लिए व्यक्ति को अथक परिश्रम, अथक प्रयास और बहुत सारे रियाज करने पड़ते हैं। बार बार निरंतर अभ्यास से, रियाज से तब जाके कहीं उसके अंदर गानपन आ पाता है। अब गानपन की बात अगर लेखक ने कही है तो गानपन समझिए कहते किसे हैं। गानपन वह होता है जिसमें एक अलग ही वेदना हो, जो किसी को अपने गीतों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो वो गानपन होता है। जो हृदय को छू जाए वो गानपन होता है। जो आपकी संवेदनाओं को टच करे वो गानपन होता है। जो आपको थोड़े ही समय में, 3 घंटे की बात नहीं, मात्र 3 मिनट के एक छोटे से समय में, अल्प समय में आपको क्या कर दे, भाव विभोर कर दे, उसे गानपन कहते हैं। अब यहाँ गानपन के अंतर्गत आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पाठ में आए विभिन्न शब्दों को व्यक्त करिए और लिखिए। देखिए, बात करते हैं अगर प्रश्न नंबर 2 की, तो प्रश्न नंबर 2 में कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर, उन्होंने लिखा कि लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं उसका वर्णन आपको करना है। देखिए, लता की गायकी में बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि लता एक, अगर छोटे बालक, छोटी बच्ची की आवाज में अगर उनको गीत गाना है तो उसको भी गाती हैं। इतनी वृद्ध होते हुए, इतनी उम्र होते हुए भी लता की आवाज में वह तन्मयता आज भी विद्यमान है, अर्थात सुरीलापन आज भी जो लता को उपाधि दी गई है स्वर कोकिला की। तो भारत में जो
एक विशेष उपाधि उनको प्राप्त है, वास्तव में उस उपाधि को वो साक्षात रूप से प्रकट करती हैं लता जी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि लता की गायकी में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं, जैसे उसमें गानपन है, जैसे उसमें अट्रैक्शन है, जैसे उसमें किसी को कम अल्प समय में आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे श्रृंगार रस की भी प्रधानता है, जैसे करुण रस इतना कूट कूट के भरा है मानो छोटे से ही गीत के अंतर्गत अथाह वेदना हो। तो इस प्रकार से आप उसको उनकी विशेषताओं को प्रकट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका, लता ने करुण रस के गाने के साथ न्याय नहीं किया है। ये लेखक हमारे कहते हैं, कुमार गंधर्व कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने के साथ न्याय नहीं किया। कहने का आशय क्या है कि करुण रस के गाने को इतनी दर्द के साथ, इतना वेदना के साथ उन्होंने प्रकट किया है, गाया है कि उनके साथ न्याय नहीं किया है। जबकि श्रृंगार परक गाने भी बड़ी उत्कृष्टता से गाती हैं, जबकि श्रृंगार के गीत वो बड़ी तन्मयता के साथ गाती हैं, बड़े ही सुंदर भाव से गाती हैं। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, इस कथन से अगर बात कही जाए तो लता ने दोनों श्रृंगार रस और करुण रस दोनों रसों के साथ न्याय ही किया है। ऐसा नहीं कि किसी रस को उन्होंने अधिक प्रकट किया है, किसी को कम। क्योंकि उनकी कविताओं में आप अगर सुनते हैं तो एक तरफ आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में सुना होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार लाल किले पर तिरंगा झंडा फहरा रहे थे तो लता मंगेशकर को आमंत्रित किया गया था। लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों ये गीत जब गाया तो वहां बैठे तमाम लोगों के, तमाम दर्शकों के आंखों से आंसू छलकने लगे। अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपनी आंखों से बहते हुए उन आंसुओं को रोक नहीं सके। तो आप समझ सकते हैं कि करुण रस के साथ न्याय नहीं किया है, अर्थात करुणा उनमें कोट कोट की भरी है, किंतु श्रृंगार परक गानों से भी ऐसा नहीं है कि लता के गीत श्रृंगार परक गानों से अछूते हैं, अर्थात श्रृंगार परक भी उनकी प्रधानता रही उनके गीतों में। तो इस प्रकार से आप इन दोनों बातों से दोनों को समान रूप से अपने भावों को इसमें प्रकट करेंगे, दोनों को समानता देंगे, श्रृंगार को भी और करुण रस को। तो इस प्रकार से आप इन दोनों श्रृंगार और करुण को व्यक्त करिए और बताइए कि हाँ, हम दोनों को समान रूप से मानते हैं, सहमत हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका प्रश्न नंबर 4 है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा, विशाल है संगीत का क्षेत्र। भाई, थोड़े से अल्प समय में व्यक्ति क्या करता है, किसी को मुग्ध कर देता है, तो विशाल है उसका क्षेत्र। वहां अब तक अलक्षित, अर्थात जिसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है तथा बड़े जोश से इसकी खोज और प्रयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट करना है। देखिए, अगर आप देखेंगे वर्तमान फिल्मी संदर्भ में, अगर इसको देखें, यह भी है चित्रपट के गीत क्या होते। पहले शास्त्रीय गीत चलते थे, तो शास्त्रीय गीतों में एक अलग ही कला थी। व्यक्ति उन गीतों में बहुत बंधा नहीं रहता था, उन गीतों में अपने मनोभाव को स्वच्छंद रूप से नहीं प्रकट कर सकता था। लेकिन जब से चित्रपट संगीत का जमाना हुआ तो लोगों के मन को वो आकर्षित करने वाला चित्रपट संगीत होने लगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट करना है आपको, तो आप लिख सकते हैं कि वर्तमान फिल्मी संदर्भ में जो गीत गाए जाते हैं वो व्यक्ति के मनोभाव को समझकर या कैसा वो गीत प्राप्त करना चाहते हैं, गीत का माध्यम कैसा हो कि लोगों को अधिक रुचिकर लगे, तो उसे समझकर ही उसे प्रयुक्त किया जाता है। और प्राचीन समय में या पूर्व, आज के कुछ दशक के पूर्व अगर देखा जाए तो उस समय में शास्त्रीय संगीत का बोलबाला था। शास्त्रीय संगीत में हर व्यक्ति अट्रैक्शन नहीं होता था, उसके प्रति हर व्यक्ति नहीं झुकाव उसका होता था, किंतु चित्रपट संगीत के प्रति हर व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी उसके प्रति झुकाव रखते हैं, बूढ़े भी अपने रुचिकर गीतों को सुन सकते हैं, नवयुवक भी। तो सभी लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए चित्रपट संगीत का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसके आंसर को भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है आपका, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। ये कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि वर्तमान में जो चित्रपट संगीत है इसने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अर्थात सुनने की उनकी गति को ही बदल दिया है।
कान बिगाड़ने का मतलब क्या है? अब वे जो चाहते हैं वही चित्रपट संगीत, वही गीत वर्तमान समय में वो सुन लेते हैं। आप देखते हैं वर्तमान समय ये कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल, ये सब का मल्टीमीडिया सेट का जमाना है, ठीक है। 4G 5G का समय चल रहा है। तो यहाँ आप देखते हैं कि लोग तुरंत ही अपने मन पसंद या मन भाव गीतों को सुन सकते हैं। तो चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखना था। तो देखिए कुमार गंधर्व ने जो लिखा वो वास्तव में उन्होंने भी यह लिखा कि शास्त्रीय संगीत का अट्रैक्शन उतना नहीं था जितना चित्रपट संगीत का है। और आप भी जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी शास्त्रीय संगीत को बहुत अल्प मात्र ही उसमें रुचि रखती है, जबकि चित्रपट संगीत में अत्यधिक रुचि रखती है। तो इस प्रकार से आप अपने मत को कुमार गंधर्व के मत से भिन्न आप प्रकट कर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, इस टॉपिक के अंतिम प्रश्न की। तो अंतिम प्रश्न है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? यानी दोनों संगीत महत्वपूर्ण तो दोनों हैं, दोनों ही सब संगीत हैं। जहां शास्त्रीय संगीत महत्वपूर्ण है वहां चित्रपट संगीत भी महत्वपूर्ण है। तो कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है, स्वयं आप क्या सोचते हैं? तो चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत, देखिए चित्रपट संगीत वर्तमान समय की क्या है, मांग है। शास्त्रीय संगीत कुछ दशक पूर्व की मांग थी और वो वर्तमान समय में बहुत अल्प लोग ही हैं जो उसे रुचिकर रूप से सुनते हैं, देखते हैं या स्वयं उसको उसी को ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा चित्रपट संगीत को अधिक मान्यता प्रदान की गई है। चित्रपट संगीत में लोग अधिक रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने विचारों को, भावों को प्रकट कर सकते हैं। तो आप जितने भी आपके मनोभाव हैं, देखिए संगीत की दुनिया अथाह है, उसका कोई क्षेत्र सीमित नहीं है। और उस पर भी अगर चित्रपट संगीत की बात की जाए तो चित्रपट संगीत क्या है, अथाह सागर है तो शास्त्रीय संगीत, संगीत तो सभी अथाह सागर है। लेकिन चित्रपट संगीत जो नए वर्तमान शैली में जिस प्रकार से चित्रपट संगीत अपनी नित्य नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है, तो शास्त्रीय संगीत उसके सामने क्या है, नगण्य होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से अपने विचारों को, अपने मनोभावों को अभ्यास प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों के द्वारा आप उसे व्यक्त करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।